हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की। भाई इतिहास में मध्यकालीन इतिहास चल रहा है और बहुत ही प्रमुख युद्ध आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत पीछे आप देख ही पा रहे होंगे कि बात हम किसकी कर रहे हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य की या हेमू की। भाई कैसे हार हुई हिंदू सम्राट। हिंदू नहीं, आखिरी हिंदू सम्राट जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया हुआ है, कौन? हेमू, या इसको हम हेमचंद्र विक्रमादित्य बोल सकते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य। सो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य कौन था और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, कैसे पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है, सारी चीजों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हो, बड़ी जल्दी से पहले तो हम हेमू के बारे में चर्चा कर लेते हैं, विक्रमादित्य की बात कर लेते हैं। देखो भैया, प्रसिद्ध नाम हेमू है जिसको आप सभी जानते हैं, ठीक है, ये हेमू, लेकिन ओरिजिनल नाम है हेमचंद्र। क्या नाम है? हेमचंद्र। अब ये हेमचंद्र जो है, ये व्यक्ति था कौन, कैसा है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन देख लें तो देखो यार, एक्चुअलिटी नहीं पता है किसी को भी। कुछ विद्वानों में मतभेद है, कुछ ऐसा बोलते हैं कि 1500 एडी के आसपास। कब? 1500 एडी के आसपास इनका जन्म हुआ है। किसका? हेमू का। कहाँ हुआ है? तो ये जन्म इनका हो जाता है गुजरात में। अब किसी छोटे शहर में, मतलब गांव में होता है, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा विद्वान बोलते हैं, तो अपन इसमें ज़्यादा पढ़ नहीं रहे। अब भैया क्या है, इनके पिताजी जो हैं, इनके पिताजी की बात कर रहे हैं हम। तो पिताजी जो है उनका नाम है पूरनमल। क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम है पूरनमल। पूरनमल जो है भैया, ये बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये व्यापारी व्यक्ति हैं। क्या हैं ये? ये व्यापारी व्यक्ति हैं, गुजरात के व्यापारी व्यक्ति हैं। और ये व्यापार भी किसका करते थे, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। इनिशियली ये व्यापार करते थे बारूद का, ठीक है। सो बारूद का व्यापार करते थे। और आपने बारूद की बात सुनी होगी, नाम सुना होगा शेरशाह का, है ना। बारूद से खेलता था और एक दिन बारूद ने उससे खेल लिया, समस्या हो गई फिर उसको, है ना। सो शेरशाह के समय ये बारूद सप्लाई करने का काम कौन कर रहे थे? ये। तो शेरशाह से बहुत ही इंपॉर्टेंट घनिष्ठ संबंध किसके हो गए? पूरनमल के, यानी इनके पिताजी के। शेरशाह कहाँ का शासक बन गया था? बिहार का, है ना। बिहार से बंगाल और फिर धीरे धीरे दिल्ली का। ये जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, पिताजी भी जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। फिर शेरशाह के बाद उसका लड़का जो है वो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है ना, शासक होता है। तो इस्लाम शाह के समय में भैया ये जो हेमू है या हेमचंद्र है, चूंकि ये भी भैया व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति था हर प्रकार से, और इतना चतुर कर्मठ ऐसा व्यक्ति था, तो ये योग्यता वाला व्यक्ति जो है वो नजरों में तो आ ही जाता है जल्दी। सो इस्लाम शाह की नज़रों में हेमू आ जाता है और इस्लाम शाह क्या करता है, इसको दरबार में सारी की सारी व्यवस्थाओं को करने वाला, मतलब उस समय की बात करें तो जो व्यापारी है, शाही व्यापारी, इसको बना दिया जाता है शाही व्यापारी। कहाँ का? पूरे दरबार का पूरा अनाज हर कुछ जो व्यवस्था देखनी है वो कौन देखेगा? हेमू देखेगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य। अब देखो, मैं बता चुका हूं पहले कि साहसी भी है, दिमागदार भी है, चतुर व्यक्ति भी है। तो इस्लाम शाह के बाद, इस्लाम शाह तक तो भी ठीक रहते हैं, लेकिन तब तक पहुंच पकड़ अपनी ऐसी बना लेते क्या है, सेना का भी अस्त्र शस्त्र चलाने का कुशल अनुभव इनको था। किसको? हेमू को। इनके बाद इस्लाम शाह 1553 में एक्सपायर होते हैं। उसके बाद आता है कौन? आदिल शाह। क्या है कि जो फिरोज शाह है, इस्लाम शाह के बेटे, वो तो एक्सपायर हो जाते हैं। 12 साल का बेटा था, इसको ये मुबारज खां जो आदिल शाह के नाम से गद्दी पे बैठते हैं, मार डालते हैं, हत्या कर देते हैं। उसमें ऐसा कहा जाता है कई कई जगहों पे हेमू का भी हाथ था। तो अब उससे खुश होके भाई आदिल शाह राजा बना, तो मंत्री कौन बनेगा? तो ये भैया होगा प्रधानमंत्री। कहाँ? आदिल शाह के साम्राज्य में, दिल्ली का ही शासक है। आदिल शाह के समय में प्रधानमंत्री होगा भैया ये हिंदू प्रधानमंत्री है और मुस्लिम शासक है ना।
हिंदू प्रधानमंत्री और मुस्लिम शासक। लेकिन समस्या ये थी कि आदिल शाह निकल गया खराब व्यक्ति। खराब व्यक्ति मतलब विलासी व्यक्ति, भोग विलास में पड़ गया। उसको भैया राजा बन गया तो अब क्या सारी सुख सुविधाएं हैं, तो वो बस सुख सुविधाओं के घेरे में पड़ गया और उसको राजपाट से एक रत्ती मतलब। अब कौन संभाल रहा है राजपाट, कौन संभाल रहा है आप बताओ। तो भैया वही संभाल रहा है ना, ये व्यक्ति संभाल रहा पूरा राजपाट। पूरा हाथ में आ किसके गया, हेमू के, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो आस पड़ोस के जो छुटपुट युद्ध होते थे प्रधानमंत्री के तौर पे, ये युद्ध करने जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में 21 युद्ध लड़े हैं। कितने, 21 युद्ध, जिसमें से 20 युद्ध जीता है कौन, हेमचंद्र। 21वें युद्ध में मृत्यु ही होती है सीधी, और वो 21वां हम पढ़ने वाले पानीपत का आखिरी युद्ध। उसके अलावा सारे 20 के 20 युद्ध जीता है वो व्यक्ति, ठीक है। तो भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्ति कहला रहा है कि बिना हारे, और हारा भी तो आखिरी हारा। अगर इसको जीत जाता फिर तो समस्या ही नहीं होनी थी। तो ये व्यक्ति हेमू से हेमचंद्र, हेमू नाम हो गया, प्रधानमंत्री बन गया। कब की बात चल रही है, ये बात चल रही है 1553 में ये एक्सपायर, 54 में ये भाई साहब कौन, आदिल शाह, मतलब 53 ही लिख लो बेसिकली। तो 53 में ये भैया प्रधानमंत्री बन गए, है ना। और 3 साल बाद अब पानीपत का युद्ध होने वाला है। 3 साल बाद पानीपत का युद्ध होगा 1556 में। डेट की बात करी जाए तो डेट है नवंबर की, और अच्छी डेट बता दे तो 5, बिल्कुल 5 नवंबर 1556 के दिन ये युद्ध होता है। 3 घंटे का, लगभग 3-4 घंटे का युद्ध रहता है, और उसमें ही पूरा गद्दी चेंज। अभी कैसे हुआ, ऐसे ही तुरंत नहीं हो गया। इसके पीछे का कारण क्या है कि देखो भैया, जनवरी 1556 में क्या होता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब हुमायूं की मृत्यु की खबर सबको मिलेगी धीरे धीरे, पहले तो छुपा के रखी थी कि कोई षड्यंत्र ना हो जाए, लेकिन पता तो चली जाती। तो हुमायूं की मृत्यु हुई, और उसके बाद 27 जनवरी को कालानूर पंजाब में पड़ता है उस समय के, तो वहां पे राज्याभिषेक कहाँ, ईंटों के महल पे बैरम खां किसका कर देता है, बैरम खां कर देता है अकबर का। तो राजा तो अकबर बन गया, लेकिन सोचो ईंटों का सिंहासन रहता है उस पे करता है, मतलब खुद का सिंहासन भी नहीं, राज्य भी नहीं, क्या है, क्या कठिनाइयां थी अकबर के समय में, वो तो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो भैया बैरम खां बना देता है अकबर को 27 जनवरी 1556 को शासक, है ना, दिल्ली सल्तनत। लेकिन अभी ये था तो पंजाब में ना, ये दिल्ली पे थोड़ी था। और ये व्यक्ति हेमू की हम बात कर रहे हैं। सो हेमू कहाँ था, हेमू तो था भाई बिहार में। अब भैया हेमू बिहार में था, तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और सारा दिल्ली पहुंचना है अपने को। हेमू को भी खबर मिल जाती है कि कौन गया, हुमायूं गया, यानी गद्दी खाली है, ठीक है। सो भैया हेमू ने अपनी बहुत शक्तिशाली सेना को करा एकत्र और निकल गए युद्ध करने जनवरी में, है ना। जनवरी खत्म ही थी बल्कि तो फरवरी से निकलना इनने चालू कर, फरवरी भी काहे को, फरवरी मार्च में तो इनने पूरी तैयारी करी, फिर निकलना चालू किया। सो ये सबसे पहले पहुंचे कहाँ, ग्वालियर। ग्वालियर पहुंचे। सो ग्वालियर पे कब्जा करा। ग्वालियर का जो सूबेदार था वो हार जाता है, भाग जाता है। ग्वालियर पे कब्जा हो गया। ग्वालियर के पास क्या है, आगरा। आगरा पहुंचे तो आगरा का जो सूबेदार था वो भी भाग गया। तो बड़ी इजीली ग्वालियर और आगरा इनके हाथ में आ गया। अब ग्वालियर और आगरा इनके हाथ में आया तो वो ये ग्वालियर आगरा वाला भी भाग के कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंचा सूबेदार। अब इन्हें दिल्ली जाना था तो उसके पीछे पीछे ये पहुंचे दिल्ली। कौन पहुंचे, हेमू। दिल्ली का जो सूबेदार था वो था तारगी बेग। हमने चर्चा करी थी, क्या नाम है, तारगी बेग। तारगी बेग अभी पिछले वीडियो में जब हम बैरम खां की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये सबसे बड़ा अपोनेंट व्यक्ति था बैरम खां का, लेकिन ये साहसी और उच्च पराक्रमी व्यक्ति भी था। तो हुमायूं ने इसको दिल्ली का क्या सूबेदार नियुक्त कर दिया था। अब भाई साहब ये दिल्ली पहुंच गए, कौन, हेमू, हेमचंद्र दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचे, तारगी बेग युद्ध करेगा। तो युद्ध करने के लिए वो पहुंचा, चालू हुआ। ये यहाँ से पहुंच रहा है, वो वहां से पहुंच रहा है। दोनों की सेनाएं मिलेगी कहाँ पे, तुगलकाबाद में। कहाँ, तुगलकाबाद। ये तुगलकाबाद वही तुगलकाबाद है
जिसको तुगलक वंश के संस्थापक किसने, गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। दिल्ली के पास में ही है ये। सो तुगलकाबाद में दोनों का युद्ध हुआ। कौन कौन का, एक तो मुगल सेना, कौन, तारगी बेग के सेनापतित्व में, और हेमू की सेना। और ये युद्ध हो जाता है अक्टूबर में, है ना, अक्टूबर हो गया 1556। इस युद्ध में जीतेगा कौन, हेमू, हारेगा कौन, तारगी बेग। तारगी बेग भाग के जान बचा के दिल्ली से कहाँ पहुंचता है, अकबर के पास पहुंचता है खबर देने के लिए। ठीक है, तो अब अक्टूबर 1556 में तुगलकाबाद के बाद दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की गद्दी किसके हाथ में आ गई, हेमू की। हेमू कंटिन्यूअसली जीतता हुआ ही आ रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 युद्ध जीते उसने, 21वां युद्ध हारेगा। तो भैया जब 20 युद्ध जीत लिए तो इसमें भी अहंकार आ गया कि यार अपन ही तो सर्वे सर्वा है और कोई है ही नहीं। सो अभी तक प्रधानमंत्री था, अब दिल्ली की गद्दी पाके इनने खुद को राजा घोषित कर दिया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली और स्वतंत्र शासन करने लग गए दिल्ली की गद्दी पे। तो इसलिए भैया ये क्या हो गए, दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक कहलाएंगे। अब भाई साहब समस्या ये हुई कि जब तारगी बेग पहुंचा खेमे में, किसके खेमे में पहुंचा, अकबर के खेमे में पहुंचा सारी चीजें। तो ऐसी कंडीशन में अकबर तो चटकेगा। अब वो पूरी जितने अमीर लोग बैठे थे, देखो यार अकबर अभी जनवरी में बना है और वो पंजाब तक ही पहुंचा था, वहां पे इनको पूरी खबर मिल जाती है कि भाई साहब क्या है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, हेमू ने पूरा कब्जा कर लिया है, दिल्ली आगरा सब जगह कब्जा कर लिया है। अब वो बढ़ रहा है कहाँ, पंजाब को जीतने के लिए, पंजाब को जीतने के लिए बढ़ रहा है। अकबर का राज्य था क्योंकि हुमायूं शासन था, हुमायूं को तो अकबर भी चाहेगा। इनकी पूरी मीटिंग हुई सारे सरदारों की, सब बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे, बैरम खां है, अकबर है, तारगी बेग पहुँच गया, और भी जितने अमीर हैं, शाह अबुल माली हो गया, मीरन तो खैर चेंज हो गया, मीरन वही हाकिम जो था ना, कौन हाकिम, जो कामरान का कासिम था, कासिम का संरक्षक कौन बन गया था, मीरन बन गया था। तो वो भी अभी लड़ाई झगड़ा बताऊंगा क्या हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे तारगी बेग है, बैरम खां है, शाह अबुल माली है, और भी बड़े बड़े जितने लोग हैं वो सब है, सबकी चल रही है मीटिंग कि भैया क्या करा जाए। अब ऑप्शन क्या है अपने पास, क्या इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना और अभी तक हारा नहीं वो व्यक्ति हेमू, उससे युद्ध करना उचित होगा कि नहीं होगा। तो मैक्सिमम अमीरों ने तो यही बोला कि देखो भाई साहब अपनी हालत अभी ऐसी है ना, अपन घर के हैं ना घाट के। पहली चीज तो तुम्हारे पिताजी दादाजी मतलब हुमायूं और बाबर ने इतना पैसा खर्च कर चुका है, जबरदस्ती का उड़ा चुका है, खर्च नहीं कर चुका, उड़ा चुका है। सो अपने पास पैसा नहीं है, पैसे के अलावा सेना भी नहीं है अपने पास ढंग की, कोई व्यवस्थाएं है नहीं। तो अपन ऐसी कंडीशन में तो किसी हालत में नहीं जीत पा रहे, किससे, हेमू से, और एक्चुअली नहीं जीत पाते। हेमू व्यक्ति ऐसा था जैसा शेरशाह सूरी था ना, हमने चर्चा करी थी शेरशाह सूरी की, कि वो समन्वयता की भावना में चल रहा था, सहिष्णुता की भावना में चल रहा था। सारे जितने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम हो चाहे अफगानी हो चाहे तुर्क हो, सबको साथ में रखने का उसमें उसने काम कर रखा था। तो पूरी की पूरी अब सेना जब जीतती है ना तो सैनिकों का उत्साह भी बढ़ता है, क्योंकि लूट में माल मिलता है, खूब पैसा मिलता है, सारी चीजें भोग विलास की आपको सामग्री मिल जाती है। तो यार सेना भी बड़ी यहाँ उमंग में उत्साह में रहती कि फोड़ डालेंगे आज तो किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो यहाँ पे हेमू की सेना ऐसे ही थी। लेकिन ये सेना या अकबर की सेना, एक तो सेना ही नहीं है ढंग की, ऊपर से जो लोग हैं वो डरे बैठे हैं कि यार इतनी बड़ी सेना है, उससे लड़ना है और सारी चीजें, क्या किया जाए। तो मैक्सिमम लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं लड़ना, है ही नहीं, हिम्मत भी नहीं है, सारी चीजें, और अपने पास कोई ऐसी अभी फिलहाल व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन बैरम खां की इच्छा क्या थी, ये युद्ध हो, क्यों हो, उसके पीछे का भी कारण था। उसने बोला बाकी के सरदारों से कि देखो भाई साहब आप लोगों का मैं मान रखता हूँ, बड़े लोगों समझदार लोगों सारी बात है, मैं बिल्कुल आप सबकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरा मत ये है कि अगर हमने यहाँ से वापस काबुल जाएं अपन और अपने साम्राज्य में, तो भैया ये पंजाब तो जीतेगा और पंजाब से हमारे पीछे आते 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 काबुल तक जीत जाएगा। तो फिर तो अभी तो थोड़ा बहुत है भी, कल को तो वो भी नहीं होगा। तो ये समस्या ये है कि अभी यहीं या तो लड़ो और या मरो, एक कोई काम है। ये मान लो कि आपने इधर से पीछे भागे तो आपको मरना है, और यहां अगर लड़के जीत गए, अगर छोटा सा चांस भी जीतने का हुआ तो अपन पूरा साम्राज्य अपना हो जाएगा। समझ रहे। तो यहाँ बैरम खां की पूरी इच्छा थी। अब क्या कर सकते हैं, बैरम खां क्योंकि संरक्षक था, सारे मेन अधिकार राइट्स सारे रिजर्व किसके पास थे, बैरम खां के पास ही थे। तो लोगों ने हाँ कर दी, लेकिन बेमन से हाँ करी, यहाँ कोई मन नहीं हो रहा था। इसी समय फिर क्या है कि बैरम खां ने कहा यार ऐसी कंडीशन में जब अमीर एकजुटता से नहीं लड़ेंगे, सारे लोग इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे, तो फिर तो जीतना और नामुमकिन है। तो ऐसी कंडीशन में उसने क्या करा, सबसे पहले तो तारगी बेग को पकड़ा,
क्योंकि उसका अपोनेंट तो था ही। और भैया दिल्ली जैसी जो तुम्हें सूबेदारी सौंपी गई थी उसको तुम भाग के जिंदा बच के भाग के आए हो। मतलब यार तुम बेवकूफ व्यक्ति हो, मर जाते तो हम तुम्हारा नाम बोलते कि यार ये व्यक्ति लड़ते लड़ते मर गया रक्षा करने के लिए, तुम तो साला भाग के आ गए। तो उसको पकड़ा, बंदी बनाया और फोड़ डाला तारगी बेग को। सब अमीरों के सामने तो सब सट्ट रह गए। क्यों? कि भैया ऐसी हालत करी है इसने तारगी बेग की कि अपने ही राज्य को ये बचा नहीं पाया और भाई गलत। तो कुछ लोग चटक भी गए, लेकिन यहाँ देखो चटकना एक प्रकार से ये उल्टा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे, अब वो सुन्नी व्यक्ति था तारगी और मैक्सिमम लोग सुन्नी व्यक्ति थे, वो सिया व्यक्ति था, उसने सुन्नी को भी मार दिया और दूसरा उसने अपने एक अपोनेंट को भी मार दिया और शक्तिशालीता दिखा रहा है। अब ये लोग डरे हुए हैं बाकी अमीर, लेकिन बुरा तो लग ही गया कि यार इसने ऐसे मार दिया। बाकी लोगों को भी डर लग गया कि कल को हमें भी मार दे, फिर क्या मतलब। तो उसकी शक्ति से भी भयभीत हो गए बैरम खा के। लेकिन यहाँ ये फायदा हुआ कि बाकी के लोग इकट्ठे हो गए कि ठीक है यार गलती तो हुई है, तारगी बेग से बात तो वही है, अब अपन लड़ेंगे तो मिल के लड़ेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ ये इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा चलो अब जो होगा देखा जाएगा। भाई पहुंचे ये यहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, अब दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, वो दिल्ली से पंजाब की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सो दोनों बीच में कहाँ मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे? ये फिर वही जगह वही है भैया, पानीपत। क्या है? पानीपत का युद्ध क्षेत्र या मैदान। ठीक है भैया, बात है आपकी 5 नवंबर की, 1556 साल चल रहा है। ठीक है भैया, अब इस युद्ध में फिर वही चीज हुई। ये एक साइड इधर अकबर की सेना है, अकबर की सेना तो है, एक अकबर नहीं है, याद रखना। अकबर बड़ी दूर था, 12-15 किलोमीटर दूर छावनी में सुरक्षित रख दिया उसको कि कहीं हम लोग हार गए तो अकबर को भगा देंगे अपन, ये काबुल पहुंच जाएगा, मरेगा तो नहीं। तो अकबर था नहीं उस युद्ध क्षेत्र में, दूर था, याद रखना। इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा भैया? बैरम खां कर रहा है। ठीक है, बैरम खां नेतृत्व कर रहा है। इधर से आएगी भैया हेमचंद्र की फौज, हेमचंद्र की सेना। हेमचंद्र की सेना में भैया बाबर तो लोग हैं, इनके पास वैसे ही सैनिक कम है, इनके पास सैनिक बहुत ज्यादा है। हेमचंद्र क्या है भैया, हाथी पे बैठता था, हाथी पे बैठा, हाथी पूरा पैक कर दिया इनने, खुद फुल पैक है, फुल टू पैक। इनकी सेना में जो मुख्य लोग थे, मुख्य लड़ाके थे, वो अफगानी व्यक्ति थे। कौन थे? अफगानी। अफगानी व्यक्तियों के साथ एक समस्या, देखो साहसी पराक्रमी सब होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं कि वो जब तक राजा है तब तक, नहीं तो जैसे ही उन्हें पता चला राजा तो गए हो, तो सबसे पहले भागते कौन थे? अफगानी भागते थे कि छोड़ो तो राजा गया, अब क्या लड़ना झगड़ना, भागो अपनी जान बचाओ। सो भागते भी यही थे। और ऐसा है कि बदायूनी ने कहा है, बदायूनी आप समझ रहे हैं अकबर के समय का इतिहासकार है, उसने ये बोला है कि भाई साहब अगर आधे घंटे और युद्ध चल जाता तो मुगल सेना खत्म हो चुकी थी, ना अकबर होता ना कोई होता, कोई नहीं होता। क्या हुआ पूरे के पूरे युद्ध में मैं बता देता हूँ। भाई साहब बहुत बड़ी सेना थी, बैरम खां के पास कम सेना थी, उसने कहा कम सेना में बम काम करना है, तो क्या किया जाए? एक तो टुकड़ी उनने तीरंदाजों की लगाई, तीरंदाजों की कुछ टुकड़ी, मतलब तीरंदाज कुछ इकट्ठे रखे उनने कहा कि भाई 10-15 तीरंदाज और जो बेस्ट सर्वश्रेष्ठ हैं तीरंदाज, मतलब धनुष बाण चलाने वाले, उनको इकट्ठा करो तो 10-12 आए। एक टुकड़ी को बोला कि इनका प्रोटेक्शन करो आप, किसका? इन तीरंदाजों का। और बाकी घुड़सवार और पैदल और बाकी के जितने लोग हैं, गोली वोली वाले, तलवार वाले, तोप वाले, वो आप इकट्ठे बन जाओ। इस सेना का, इस टुकड़ी का काम, प्राइम ऑब्जेक्ट क्या था? क्या ऑब्जेक्ट था? कि तुम्हें फोड़ना है किसको? केवल राजा को मारना है और कुछ नहीं करना। एक टुकड़ी से बोला कि तुम्हें इन लोगों को बचाना, बाकी कोई समस्या नहीं, तुम्हें लड़ना नहीं है किसी से, बस इन लोग को बचाना है, बाकी जो बची कुची सेना है वो लड़ाई करेगी। तो युद्ध हुआ, ये सेना तो खत्म होने वाली थी, इनकी तो सेना भैया सबसे आगे बढ़िया चल रहे हैं कौन? ये हेमचंद्र चल रहे हैं, पीछे पूरी सेना है, यहाँ पे तोपे वोपे हैं, सेना घुड़सवारी सब कुछ, सारी व्यवस्था। ठीक है, अब करना क्या है? इनको बस इसको फोड़ना है, बाकी लोग इनसे लड़ेंगे। तो बैरम खां का वो भाषण, जैसा वो उस मूवी में नहीं होता, वो शाहरुख खान की एक फुटबॉल वाली फिल्म आई थी, है ना, फुटबॉल वाली, चक दे इंडिया, वो वाली हॉकी वाली, तो उसमें वो कहता है ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे ही बैरम खां इधर भी भाषण देते हैं किसको? तीरंदाजों को। वो बोलते हैं कि तुमने रामायण देखी है? तो कहते नहीं देखी। बोले छोड़ो। महाभारत देखी है? बोले नहीं देखी, क्योंकि उस समय तक आई नहीं थी ना, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो एक युद्ध क्षेत्र के हिसाब से बताते कि कहानी जो फेमस है वो महाभारत में किसकी? अर्जुन की। अर्जुन निशाना लगाता है किस पे? चिड़िया पे।
चिड़िया पे लगाता है? नहीं, चिड़िया की आंख पे लगाता है ना। सारे लोगों को क्या करता है, मतलब गुरु द्रोण परीक्षा लेते हैं ना, और उसमें क्या करते हैं, सारे के सारे शिष्यों से पूछते हैं कि निशाना लगाना, बताओ क्या क्या दिख रहा है। तो सब बोल देते हैं पेड़ दिख रहा है, पत्ती दिख रही, टहनी दिख रही, चिड़िया दिख रही, ये दिख रहा, वो दिख रहा, सारा कुछ। लेकिन अर्जुन बस एक लौता ऐसा व्यक्ति होता है जो कहता है कि नहीं भैया, केवल हमें तो आंख दिख रही और कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, और वो निशाना लगाते फूट जाते। तो बैरम खां भी कहते तुमको क्या देखना है? तो बोले जाके महाभारत देखेंगे। अरे बोले नहीं, वैसे तो उनका आंख। किसकी आंख? क्योंकि आंख ही तो बची थी, किसकी? हेमचंद्र की, बाकी तो पैक था। और वो होता भी, मतलब ये मान के चलो कि करिश्मा कह लो, चमत्कार कह लो, क्या कह लो, फाइनली एक तीर लग जाता कहां पे? हेमचंद्र की आंख में। और आंख में लगता है तो हेमचंद्र भी साहसी व्यक्ति कम थोड़ी है, उसने निकाला तीर तो आंख भी बाहर आ गई। तो आंख देख के, खून देख के बेहोश हो गया। ऐसा नहीं है, डायरेक्टली बेहोश हो गया था। और जैसे ही बेहोश हुआ तो पराक्रमी इनके सैनिक लड़ तो रहे थे, लेकिन अचानक से नजर पड़ी, राजा कहाँ है बे? बोले राजा तो गए हो। और जैसे ही राजा तो गया, उनने अपने अपने तलवार अलवार छोड़ी और भाग गए। कौन? पूरी की पूरी अफगानी सेना। तो बस फिर उसको पकड़ के लाया गया, किसको? हेमचंद्र को। वो बेहोश हो गया था, है ना। तो हेमचंद्र को पकड़ के लाया, अकबर को बुलाया कि आ जाओ भैया, अपन जीत रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अकबर आया। अब बैरम खां बोलता है अकबर से, लो भैया फोड़ो इस व्यक्ति विशेष को, मार दो, खत्म करो, सर कलम कर दो। अकबर बच्चा था यार, कहाँ सर कलम करेगा, तो उसकी हिम्मत तो हुई नहीं। उसने बस टच कर दिया गले पे तलवार कि लो भैया लो, तुम्हारे कहने पे कर दिया, अब इससे ज़्यादा हमसे कुछ नहीं होता। और फिर गाजी की उपाधि धारण कर ली, मतलब बिना मारी, जबरदस्ती का। और बस फिर बैरम खां मार देता और इधर खत्म हो जाता है हिंदू सम्राट, आखिरी हिंदू सम्राट। ये मान के चलो कि ये बैरम खां की जीत थी। बैरम खां का साहस, बैरम खां का पराक्रम, बैरम खां की जो नेतृत्व तो बोल सकते हैं प्रॉपर, वो किसका था? बैरम खां का। अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो ये अपने आप में सही मायने में तो वो व्यक्ति ही है जिसने अकबर को बनाया सम्राट। लेकिन क्या कर सकते हैं, बाद में फिर मतभेद, क्योंकि अब जैसे ही पानीपत का युद्ध आपने जीत लिया तो ये मान के चलो कि पंजाब तो आपका था ही। पंजाब से आप पहुंचे कहाँ पे? आपने दिल्ली भी ले लिया, आगरा भी ले लिया, ग्वालियर भी ले लिया। इसके बाद जो पूरब का कुछ साम्राज्य आदिल शाह के समय में था, वो आदिल शाह तो बचा था, अभी थोड़े 1 साल बाद खत्म होगा, 1557 में एक्सपायर होगा वो, लेकिन ठीक है। तो ये पूरा साम्राज्य एक प्रकार से किसका हो गया? अकबर का हो गया। और यहाँ से अब मुगल सल्तनत फिर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाली है अकबर के समय में। तो यही था पूरा का पूरा क्या पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, तो ऐसी ही जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।